Hello friends, today we are going to learn our fourth lecture in chapter number 2 for standard 9 in foundation. Before going to discuss this lecture, let us revise the first three lectures. In first lecture, we have discussed about work. Then after, in second lecture, we solved some of the application that is related with the work. Right? In third lecture, we have seen energy. In this lecture, we are again going to see energy. See, in the previous lecture, we have seen that there are the various forms of energy. Like you say, a nuclear energy, sound energy, chemical energy, electrical energy, various kinds of energies are there. One of them is mechanical energy. We know that kinetic energy and potential energy, both are the part of mechanical energy. Mechanical energy can be classified in two ways. One is kinetic energy, another is potential energy. In our previous lecture, we have seen kinetic energy and also solved some of the problems related with the kinetic energy. But in this lecture, we are going to see potential energy. So, you know the formula for kinetic energy, K is equal to 1/2 mv square, or you can say that p square upon 2m, where p is the momentum of your object. But what is the formula for potential energy? What is potential energy? How you can define potential energy? These all the things we are going to discuss in this lecture. Even we will solve some of the problems that is related with the potential energy. So see, suppose I have an object, right? मेरे पास कोई एक बॉल है. सपोज दिस इज एट द ग्राउंड लेवल. सपोज ये मेरा हाथ सपोज कि ग्राउंड है, तो ये बॉल अभी ग्राउंड लेवल पे पड़ा हुआ है. आप ये समझो ना कि मेरा हाथ है ना, वो कोई ग्लास की प्लेट है, पूरा कांच की कोई एक पूरी के पूरी कांच की कोई एक प्लेट के ऊपर मैंने ये बॉल से रख दिया है. सो अभी ये बॉल के पास कोई एनर्जी नहीं है, पर मैं क्या करता हूं, मुझे इस बॉल को एनर्जी देनी है. तो मेरे पास ऐसे कोई ऐसे पैकेट तो नहीं है ना एनर्जी के कि ये बॉल को मैं ऐसे वो पैकेट पानी में डाल के पिला दूं, इसके पास एनर्जी आ जाए. ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ तो मेरे पास है नहीं. तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देनी है तो मैं कैसे दे सकता हूं? मैं प्रेयर कर सकता हूं कि हे भगवान कुछ ऐसा करो कि इस बॉल के पास एनर्जी आ जाए. तो ऐसे थोड़ी ना एनर्जी आएगी. गीता जी में भी कहा है, कुछ किए बिना आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है. अगर आप कुछ करोगे तो ही आपको कुछ फल मिलेगा. और उसमें तो ये भी कहा है कि आप काम करिए, बस फल की आशा भी मत रखिए. तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को एनर्जी देनी है तो मुझे कुछ काम तो करना होगा ना. या तो मैं ऐसे इसको धक्का मारो तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी. अगर वेलोसिटी आ जाएगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है तो मैं क्या करूंगा? इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की ओर खींच रहा हूं. जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो ग्रेविटी तो क्या करेगी, अपना काम करेगी, वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर ला रही है. पर मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में मैं इसको ऊपर की ओर ले जा रहा हूं. सर्टेन डिस्टेंस के बाद मैंने यहां पे इस ऑब्जेक्ट को रख दिया. अभी मैं ये बोल रहा हूं कि इसके पास एनर्जी आ गई है. आप पूछोगे कि हमको तो दिखाई नहीं दे रही है, इसके पास एनर्जी आई तो आई, कैसे, आपको कैसे मालूम कि इसके पास एनर्जी आ गई है? तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो जो नीचे ग्लास की प्लेट है, तो पॉसिबल है कि अगर उसके पास इतनी एनर्जी आ गई होगी तो मुमकिन है कि वो ग्लास की प्लेट को तोड़ भी दे. हेलो, आपको ये लग रहा था कि पहले ग्लास की प्लेट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी क्योंकि ग्लास की प्लेट टूट नहीं रही थी. जैसे ही मैं इसको सर्टेन हाइट पे ले जाकर छोड़ रहा हूं तो वो ग्लास की प्लेट टूट रही है. मतलब कि इसके पास एनर्जी आई कहां से?
आपने कुछ काम किया, वो सारा का सारा काम गया किधर? आपने जो काम किया वो सारा का सारा काम इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है। जैसे ही इसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, तब वो पूरा का पूरा वर्क जो स्टोर हुआ था एनर्जी के फॉर्म में, वो एनर्जी वापस आपको वर्क के फॉर्म में मिल जाएगी। इसीलिए देखो, आप एनर्जी का यूनिट भी जूल है, वर्क का यूनिट भी जूल है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। आप वर्क करके किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी ला सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो आप उससे कुछ वर्क निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर के दौरान हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इफ योर ऑब्जेक्ट, सी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड देखिए तो ऐसी कुछ होती है कि आपके ऑब्जेक्ट के पास उसकी पोजीशन या तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा उसके पास कुछ वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है, उसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के ही दोनों पार्ट है। यहां पे देखो मैंने क्लासिफाइड किया हुआ है कि भी मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हाट? एनर्जी possessed by a body due to its motion. Potential energy means energy possessed by a body due to its position or configuration. It is denoted as K, it is denoted as U. The formula for kinetic energy is 1/2 mv square. But formula for potential energy that we want to find out, right? तो आप देखिए, हमको U का फॉर्मूला निकालना है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ग्राउंड लेवल पे। सपोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट एट दिस प्लेस। Mass of the object is suppose m. I want to raise this object to a certain height. Suppose this is the height. This is your object m. So height is suppose h. तो ऐसे ही तो कुछ हो नहीं जाएगा ना। आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी को आप कहते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो सारा का सारा वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ये वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट डी। फोर्स मतलब क्या? देखो, आप डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वह सारा का सारा काम पोटेंशियल में ही स्टोर होना चाहिए, काइनेटिक में कुछ होना नहीं चाहिए। अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां से ये हाइट तक, यहां से ये हाइट तक में से बहुत जल्द होगा क्या? मैंने कुछ वह पूरा का पूरा वर्क इसकी पोटेंशियल में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि यहां से आपका ऑब्जेक्ट यहां आया और बहुत जल्द आया, तो यहां आते वक्त उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। आपको इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जाना है, लेकिन इस तरह से ले जाना है कि ताकि यहां पे उसकी वेलोसिटी ना हो। तो आप क्या कर सकते? अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है तो ग्रेविटी उस पर कितना फोर्स लगा रही है? mg जितना फोर्स नीचे की ओर लगा रही है, तो आप भी सामने mg जितना फोर्स ऊपर लगाइए। ग्रेविटी अगेन mg जितना फोर्स लगाएगी, आप अगेन mg जितना फोर्स ऊपर की ओर लगाए।
ग्रेविटी अगेन mg जितना फोर्स लगाएगी, आप अगेन mg जितना फोर्स लगाए, मतलब कि यहां से यहां जाते वक्त जो भी आपका पाथ है उस पाथ को आप इनफाइनाइटली बहुत स्मॉल 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 पार्ट में कन्वर्ट करते करते जाइए। मतलब कि यहां से बहुत छोटे टाइम तक उसके ऊपर फोर्स लगेगा और यह यहाँ पे आएगा, फिर 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 यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ऐसे धीरे धीरे अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, मतलब कि आप इसकी वेलोसिटी बढ़ने ही नहीं देते हैं। अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी नहीं तो इसके पास कुछ काइनेटिक तो होगा ही नहीं एनर्जी। अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं है लेकिन आपने तो वर्क किया, तो आपका वर्क गया कहाँ? आपका पूरा का पूरा वर्क गया कहाँ? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ। आपने फोर्स लगाया कितना? जितना ग्रेविटी लगा रही थी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में आपने लगाया। यहाँ पे फोर्स की जगह पे आप ऐसा लिख सकते हैं ना, जितना फोर्स ग्रेविटी का है उतना ही फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का भी है। डी की जगह पे आपने हाइट h तय की ऊपर की ओर। सो अल्टीमेटली आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? U इज इक्वल टू mgh। ये फॉर्मूला आपके पोटेंशियल एनर्जी का आया। तो यहां पे आप ये लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर थी? मास और वेलोसिटी पे, या तो मोमेंटम और वेलोसिटी पे। पोटेंशियल एनर्जी मास पे भी डिपेंड करता है, हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे नोटवर्दी पॉइंट्स है आपके लिए। सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर थ्रो कर रहा हूं। अभी ये केस देखिए होता क्या है, बीच में कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो मैं ये ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर की ओर थ्रो कर रहा हूं v वेलोसिटी से। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा? एक मैक्सिमम हाइट तक ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, फिर वो मोमेंटरीली स्टेडी हो जाएगा। मतलब कि उसके पास 0 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी आ जाएगा। फिर उसके बाद वहां से वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे की ओर आता है। तो ये सिचुएशन है। एनर्जी कंजर्वेशन में हम बोलते क्या थे? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी भी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को कभी भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वह बस एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहां पे मेरे ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी थी तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे है, मतलब आप यहां से थ्रो कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट तो नीचे की मतलब कि ग्राउंड लेवल पे ही है, लेकिन वेलोसिटी है। तो इसके पास क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? 1/2 mv² जितना आएगा। एकदम ऊपर की ओर पहुंच जाता है तो वहां पे कुछ स्पीड नहीं बचती है। देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है। अगर आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तब क्या होता है? तब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी नहीं है। सपोज कि ये हाइट h है आपका, तो अगर आपके ऑब्जेक्ट के पास h हाइट आ गया है तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना, mgh। मैकेनिकल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप ये पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट पे यहां पे आप देखिए तो काइनेटिक 1/2 mv² है, पोटेंशियल 0 है।
सो 1/2 mv² प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 mv²। मतलब कि यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट की जितनी मैकेनिकल एनर्जी है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे भी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन आपको दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे 1/2 mv² है, यहाँ पे mgh है। एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। देखिए, आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर आपका ऑब्जेक्ट ये हाइट पे आ गया, फिर यहाँ पे है कुछ। ये 3 बॉल नहीं है, एक ही बॉल की 3 अलग अलग पोजीशन मैंने बताई है। सपोज कि मेरे पास ये बॉल है, उसको मैं कुछ हाइट h हाइट से फ्री फॉल करवा रहा हूं। मतलब कि यहां से मैंने बॉल को रिलीज किया, तो इसको मैं बोल देता हूं A पॉइंट, यहां पे नीचे वाले को बोल देता हूं C पॉइंट। और ये एग्जैक्टली मिडल पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये B पॉइंट है। सपोज कि ये पूरी की पूरी हाइट है वो h है, लेकिन ये पूरे की पूरी हाइट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है उसको बोल देता हूं x, और यहां से जो यहां तक की हाइट है उसको बोल देता हूं y। तो अगर मैं A बॉल के पास पूछूं कि A बॉल के पास, A पॉइंट के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि जस्ट उसके पास कोई वेलोसिटी है ही नहीं। लेकिन हाँ, वो कुछ हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना। तो A पॉइंट के पास देखो आप, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। mgh को मैं ऐसे लिख सकता हूं, mgh को मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई। मैं पूरा का पूरा अच्छे से लिख के देता हूं आपको। देखो, 8 पॉइंट A पॉइंट के पास आपको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है क्या, 0। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, mgh। सो 0 प्लस mg, h की जगह पे मैं लिख दूं x प्लस वाई, तो हो क्या जाएगा, mgx प्लस mgy। तो A पॉइंट के पास इतनी मैकेनिकल एनर्जी है। C पॉइंट के पास देखो, 8 पॉइंट C पॉइंट के पास क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी, मैकेनिकल एनर्जी तो यही है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हेलो, C पॉइंट के पास जब आपका ऑब्जेक्ट आता है तो हाइट 0 हो जाती है, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर कुछ वेलोसिटी v आती है तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगा 1/2 mv², पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा। ये केस कैसा है, फ्री का केस है, ग्रेविटी में फ्री फॉल हो रहा है। तो एक्सेलरेशन तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वो तो कांस्टेंट है। अगर throughout the motion, if acceleration is constant, means you can apply any of the formula from constant accelerated motion. Here initial velocity is 0, vi, initial velocity is 0, final velocity is v, and distance covered by your object is h. So I can apply v square minus v0 square is equal to 2ad. Hello, I can use this formula because acceleration is constant during the motion. V square means v square, v0 square means 0 का square, 2 एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी का है और वो नीचे की तरफ है तो वो माइनस जी लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की हो रहे वो माइनस है, तो डिस्प्लेसमेंट है कितना, h जितना, लेकिन वो नीचे की ओर है। सो अल्टीमेटली v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh होगा कि नहीं होगा। यहां पे 1/2 mv² में v² आता है, तो वो v² को मैं ऐसे लिख
लिख सकता हूं ना, 2gh, 2 will be cancelled, ultimately mgh. In place of h I can write x plus y, so ultimately it is mgx plus mgy. Now look at this, बी पॉइंट सॉरी सी पॉइंट बोलो या ए पॉइंट बोलो, यहां पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी यहां पे भी है। मतलब कि यहां पे जितना मैकेनिकल एनर्जी है उतना ही यहां पे है, मतलब वो कांस्टेंट रहता है, मैकेनिकल एनर्जी में कुछ चेंज नहीं आता है। लेकिन हाँ, यहां पे काइनेटिक जीरो था, पोटेंशियल था, यहां पे पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक था। तो मतलब क्या हुआ कि ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता है तो पूरे के पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो पूरे के पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं पूरा का पूरा तब बोल सकता हूं जब बीच में कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो। अगर बीच में कोई एयर रेजिस्टेंस होता है तब आप ये नहीं बोल सकते कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन तब ही होगा जब एयर रेजिस्टेंस या तो कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो। ज्यादा अच्छे से बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड हो, या तो आपके फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं वह कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, तभी आप ये बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। आपको अगर बी पॉइंट पे देखना है तो यहां पे भी मैं प्रूव कर सकता हूं। 8 पॉइंट बी पॉइंट पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट रिलीज हो चुका है, आते वक्त उसके पास कोई वेलोसिटी होगी, v डैश जितनी वेलोसिटी होगी, साथ साथ में y जितनी हाइट भी होगी। तो 8 पॉइंट बी, अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो मैकेनिकल एनर्जी का तो फॉर्मूला सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 m, और ये पॉइंट के पास जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये पॉइंट के पास जितनी हाइट है वो हाइट लेनी है, mg इंटू वाई। आप देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट इतनी हाइट लूज करता है, अगर इतनी हाइट लूज करता है मतलब इतनी पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई, तो वह सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी गई कहां, कन्वर्ट हो गई किस में, काइनेटिक में। इतनी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में, काइनेटिक एनर्जी में। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, v स्क्वायर मतलब कि v डैश का स्क्वायर, v जीरो स्क्वायर मतलब कि जीरो का स्क्वायर, 2 a की जगह पे -g और डिस्टेंस की जगह पे -x लिखो ना आप। सो अल्टीमेटली v डैश का स्क्वायर क्या आएगा, 2gx। तो 1/2 m, v डैश का स्क्वायर है, यहां पे 2gx लिख दो, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आएगा क्या, mgx आएगा प्लस mgy। तो आप यहां पे देखिए, या तो यहां पे देखिए, या तो यहां पे देखिए, हर जगह पे मैकेनिकल एनर्जी के आंसर सेम ही आ रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हुआ। लेकिन ये कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन वाले लॉ या तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाले लॉ से अलग है। ये तब तक ही सही है जब तक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहा तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा। याद इतना रखना है कि यहां पे जो मतलब कि ग्राउंड पॉइंट पे जो, अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि ग्राउंड पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, या तो मैक्सिमम पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्राउंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सारे कंसेप्ट आप याद रखिएगा। अभी मैं आपको आपके मॉड्यूल में जो चीजें दी गई है वह
वन बाय वन दिखा रहा हूँ। सी potential energy. In mechanics there is another important form of energy which is potential energy and बराबर, एक तो काइनेटिक एनर्जी था, दूसरा कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। उसको डिफाइन कैसे करते हैं? द कैपेसिटी टू डू वर्क और एनर्जी possessed by a body ड्यू टू इट्स पोजिशन और कन्फिगरेशन। पोजिशन का तो मैंने आपको बता दिया कि ये पोजिशन की जगह पे आप ये पोजिशन रख दो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये कन्फिगरेशन क्या है? देखो मेरे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे है मेरे पास, तो ये उसकी नॉर्मल लेंथ हुई। जैसे ही मैं उसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं तो अभी इसके पास एनर्जी आ गई है। जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ गया, तो वो वापस अपने आप गया है। जब तक मैंने इसको होल्ड किए रखा था तब तक इसके पास एनर्जी आ गई थी। जैसे ही इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे ही उसको कोई तक मिलती है तो वापस से वो एनर्जी वापस दे देगा। तो ये ऑब्जेक्ट की मैंने हाइट में चेंज नहीं किया, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा है ताकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सके। दोनों की वजह से, पोजीशन की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी हो सकती है। ये क्या है? विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी, व्हेन बॉडी गेट्स अ चांस इट कन्वर्ट्स टू अनदर फॉर्म। जब भी उसको चांस मिलेगा तब वो एनर्जी आपको वापस दे देगा। When a force acts on a body, there is a change in its position or configuration or both. So there can be a change in its potential energy. दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मैंने आपको बॉल के एग्जांपल से कुछ समझाया कि आपका बॉल नीचे है फिर ऊपर जाता है, ये सब ग्रेविटी के अंदर होता है। तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट अबव ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में जो होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ कन्फिगरेशन इज नोन एज, कन्फिगरेशन की वजह से जो भी होता है उसको आप बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप बोल सकते हैं कि एनर्जी अटेन्ड बाय एन एरो व्हेन इट इज स्ट्रेच बैकवर्ड। आप ऐसे बो और एरो रहता है तो आप ऐसे करते हैं पूरा, तो तब तक क्या रहता है, वो पूरी जो रस्सी रहती है ना, वो पूरे के पूरी रस्सी एक्सटेंड की हुई रहती है। जैसे वो ये आप अपना हाथ, जैसे आप अपना ये हाथ छोड़ते हैं ऐसे, तो वो तीर आगे की ओर जाएगा। तो आगे की ओर जाने के लिए धक्का किसने दिया? वो स्ट्रिंग ने दिया। स्ट्रिंग के पास इतनी एनर्जी आई कहां से? क्योंकि आपने पहले वर्क करके उसको पीछे ले गए थे, तो वो होल्ड करके रखा था उसने अपना पूरा एनर्जी। जैसे ही उसको चांस मिलता है वो पूरा का पूरा एनर्जी वापस दे देता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m against a force of gravity through a certain height is equal to the potential energy of the object at height h। ये सारा किस्सा मैंने आपको बताया, u इज इक्वल टू mgh भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, करेगा ही ना, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही mgh है। E मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू k प्लस यू विच इज कांस्टेंट। आप ये कब लिख सकते हैं? जब आपके फोर्स कंजर्वेटिव हो तब। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कंजर्व्ड इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। अगर कंजर्वेटिव फील्ड होगा तब ही ये कंजर्व होगा। ठीक है, ये कैसे कंजर्व होता है ये मैंने सारे एग्जांपल करके बता दिया आपको। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट under influence of conservative forces the mechanical energy of a system remains constant. This statement is known as law of conservation of mechanical energy। अगर आपके फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तब जाके आपके सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो थियरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। स्प्रिंग के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बोल दिया था कि अब नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट पावर की बात करेंगे, लेकिन पावर से पहले ये दो टॉपिक निपटा लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो
ये एग्जाम्पल आज के लेक्चर के दौरान हम जितनी भी बातें करेंगे ना, वो ग्रेविटेशनल फील्ड, या तो आप ये बोल सकते कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्प्रिंग वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एज अ बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इट हैज, अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रोल डाउन हो रहा है, मतलब कि ऐसे होगा कुछ सिचुएशन, आपका ये बॉडी है, ये अगर एक्सट्रीम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे होगा, तब उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तब उसके पास सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। जब आपका बॉडी एकदम लोअर एंड पे आ जाता है, तब उसके पास पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी खाली हो जाती है। क्या होता है, तब पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी रहता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है तो उसके पास दोनों है, कुछ हाइट भी है और इतनी हाइट उसने लूज की, मतलब कुछ वेलोसिटी भी है। तो यहां पे उसके पास दोनों चीजें रहने वाली है, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए आप उसके बाद। A ball is thrown upwards from a point A, it reaches up to the highest point B. देखिए, A पॉइंट से आप अपने बॉल को थ्रो कर रहे हैं और वह मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट B तक जाता है एंड B से वापस रिटर्न होता है। तो क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड है? एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B। यहां पे देखिए आप, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A पॉइंट के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी B पॉइंट के पास होगी। तो ये हमको मालूम है, तो ये पहला ऑप्शन ये बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एट A के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, वही काइनेटिक एनर्जी B के पास है। गलत बात है, B के पास काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है, 0। A के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो ये तो आपका गलत हो चुका। पोटेंशियल एनर्जी एट A के पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी एट B के पास पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ये भी गलत हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एट B के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B। यहां पे जितनी पोटेंशियल है उतनी ही काइनेटिक यहां पे है, गलत बात है, ये भी गलत बात है। पोटेंशियल एनर्जी एट B के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, वही पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो कि A के पास जितनी काइनेटिक होगी वह, ये सही बात है। तो आंसर डी इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अल्टीमेटली आपके पास फॉर्मूला भी एक है, U इज इक्वल टू mgh। A block is thrown upwards with a kinetic energy of 1 joule if it goes up to a maximum height of 1 meter. Find the mass of the block. 1 जूल, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv² इज इक्वल टू 1 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी से आप अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचेगा, तो यहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो mgh क्या होगा, 1 जूल ही होगा ना। हेलो, mgh क्या होगा, mgh आपका 1 जूल ही होना है, क्योंकि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, वह सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप यहां से ऐसा बोल सकते हैं ना कि mgh, या तो आप ऐसा बोलिए, कि काइनेटिक एनर्जी एट टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी mg, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। ये पूरा दे दिया है, ये पूरा का पूरा 1 जूल है। मास फाइंड आउट करना है, जी की जगह पे आप 9.8 ले सकते हैं। हाइट पे आपको दिया है कि 1 मीटर का हाइट है, सो मास क्या आएगा, 1/9.8।
या तो 1/10 0.1 मीटर जितना कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये कोई सॉल्व कराने वाली बाबत है नहीं जो कि मैं यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। 100 ग्राम आंसर क्यों आया? क्योंकि उसने जी की वैल्यू 10 ली होगी। सो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। 0.1 कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 100 ग्राम। यहाँ पे देखिए, a 10 kilogram ball is thrown upward with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। आपके पास स्पीड दे दी गई है। देखिए, ये कोई बॉल है, वो बॉल यहां पे आ जाता है, ये ग्राउंड लेवल है सपोज। होता क्या है? A 10 kilogram ball is thrown upward with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड उसका है 5 मीटर पर सेकेंड। पूछा यह गया है कि फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आपके पास तो फॉर्मूला है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट is equal to kinetic energy at lowest point। लोवेस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। 1/2 मास की जगह पे कितने किलो का मास है? 10 किलो का, तो 10 kg इज देयर। v² मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अल्टीमेटली इट इज 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 250 डिवाइड बाई 2, 125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर, और यू कैन से दैट जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा हाईएस्ट पॉइंट पे? 125 जूल आएगा। mgh का आंसर आएगा 125 जूल। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। दूसरा पार्ट ये है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच। मैक्सिमम हाइट क्या होगा? तो अगर एक बार आपको पता चल गया है कि mgh इज इक्वल टू 125 है, तो मास की जगह पे तो आप क्या लिख सकते हैं? 10 किलोग्राम। g की जगह पे आप 9.8 लिख दीजिएगा, h ऐसे ही रहने दीजिए 125। यहां से आप h कैलकुलेट कीजिए, 125 डिवाइड बाई 10 इंटू 9.8, जो भी आता है उतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, ये वाला भी। सो अल्टीमेटली क्वेश्चंस आर वेरी इजी। यू जस्ट कलेक्ट द डेटा, try to evaluate which formula is suitable for this kind of situation. Just put the data in that form, you can easily get your answer. See the next question. A 10 kilogram ball is dropped. This time ball is not going upwards. This time ball is dropped from a certain height of 10 meter. The initial potential energy, kinetic energy just before it reaches the ground, and the speed just before it reaches the ground. तीन चीजें आपके पास पूछी गई है। सिचुएशन पहले तो एनालिसिस कीजिए। ये कोई ग्राउंड लेवल है, आपका बॉल ये हाइट पे है, ये हाइट कितना है वो आपको दे दिया गया है। ये हाइट है 10 मीटर का, मास कितना है 10 किलोग्राम का। पूछा यह गया है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहां पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पार्ट ए तो बहुत सिंपल है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। 10 kg का मास है, g की जगह पे कुछ बोला है कि क्या ले सकते हैं? नहीं बोला है, तो g की जगह पे 9.8 लीजिएगा। हाइट कितना 10 मीटर का, 10 इंटू 10 100 इंटू 9.8 मतलब कि 980 मीटर। इतनी हाइट से आप अपने ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा है। सॉरी 980 मीटर थोड़ी ना आएगा, आप भी कुछ मेरे साथ बोलते जा रहे हैं। 980 जूल, इतना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। हाइट तो सिर्फ 10 मीटर ही है।
तो कुछ भी यूनिट मत लिख देना, आप देखना कि आप कौन सी क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना यूनिट लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इट रीच द ग्राउंड। सपोज कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पे था, तब वो ड्रॉप हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जैसे ही बॉल नीचे आता है, सपोज उसकी वेलोसिटी v हो रही है। अगर उसकी वेलोसिटी इनिशियल vi में से v हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, बी पोर्शन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। ये v कब लेना है, नीचे जब आपका बॉल आता है तब v लेना है। तो उसके लिए आप देखिए, आप ये भी बोल सकते हैं ना कि मैक्सिमम हाइट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाके नीचे लोएस्ट पॉइंट पे वो काइनेटिक बन जाएगा। तो बी पार्ट के लिए तो आप बहुत आसान से कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। ये तो आपको फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा ये तो फाइंड करना है। कितना आएगा, इतना आएगा। ये क्या है, 980। तो ये भी आंसर आएगा 980 जूल। अगर यहां से नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2ad। फाइनल स्पीड v हो रही है, इनिशियल 0 है, 2 एक्सेलरेशन g है, d की जगह पे 10 मीटर का हाइट है। सो अल्टीमेटली v² इज इक्वल टू 2 इंटू जी की जगह पे आप 10 नहीं 9.8 ले लीजिए, 9.8 इंटू 10 ले लीजिए। सो अल्टीमेटली इट इज 20 इंटू 9.8, अल्टीमेटली इट इज 20 इंटू 98 बाई 10, 10 2s are 20, 98 इंटू 2 196। v² का आंसर आ गया है 196। वह 196 आप यहां पे जाने दीजिए, 1/2 मास की जगह पे 10, v² की जगह पे देखो, v² का आंसर ही 196 है, अब उसका भी स्क्वायर मत करना। तो ये कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 980 जूल। तो आप दोनों जगह से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जितना पोटेंशियल है वो कन्वर्ट हो जाके काइनेटिक हो जाता है, ये ज्यादा इजी है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है वो फाइंड आउट करो। एक बार वो फाइंड आउट कर लोगे, फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि 1/2 mv² क्या है। तो हमारा बी पार्ट, ए पार्ट भी कंप्लीट, बी पार्ट भी कंप्लीट। सी पार्ट में क्या, स्पीड जस्ट बिफोर इट रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने से पहले उसकी स्पीड क्या थी, तो कि v स्पीड थी कि नहीं। तो हमने v² तो निकाला, तो v निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 14 मीटर पर सेकेंड। तो इतना स्पीड होगा उसका। तो ये जो लास्ट वाला किया वो हमने सी वाला पोर्शन कर दिया है। ठीक है, हो जाएगा आपसे, तीनों के तीनों अच्छे से हो जाएंगे। ये देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत सही क्वेश्चन है। A body A of mass 30 kg and body B of mass 10 kg are dropped simultaneously from a height of 14.9 मीटर। देखिए 14.9 मीटर दिया है हाइट। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसको आप A बोलते हैं, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको आप B बोलते हैं। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, 0 मीटर पर सेकेंड। दोनों के लिए हाइट भी सेम है, ये जो हाइट है वो है 14.9 मीटर। आपको कुछ चीजें पूछी गई है, ए का मास है 30 किलोग्राम, बी का मास है 10 किलोग्राम। सो आप यहां से ये लिख दीजिएगा कि मास ऑफ A is 30 kilogram, mass of B is
10 किलोग्राम। ठीक है, their momenta, their potential energy and kinetic energy when they are 10 मीटर above the ground। आपको तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, लेकिन कब? जब आपका ऑब्जेक्ट ये यहां से यहां आ जाए। यहां आ जाए मतलब क्या कि ग्राउंड से वो 10 मीटर की हाइट पे होना चाहिए। ये भी यहां से यहां आ जाए। यहां मतलब किधर? ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे। मतलब आपके दोनों ऑब्जेक्ट ने हाइट लूज कितनी की? 14.9 मीटर तो टोटल हाइट थी, अभी वो 10 मीटर हाइट पे है, तो 4.9 मीटर हाइट उसने लूज की। इसने भी कितनी लूज की? 4.9 मीटर हाइट लूज की। इसका मास मालूम है, जी मालूम है, हाइट कितनी लूज की वो मालूम है। आपको पूछा क्या गया है? पहला मोमेंटम पूछा गया है। ए बॉल का मोमेंटम क्या होगा, बी बॉल का मोमेंटम क्या होगा? ए बॉल का मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। बी बॉल का मोमेंटम भी मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी कौन सी लेनी है? यहां पे जो वेलोसिटी आती है वो लेनी है। तो आप ए वाले पोर्शन के अंदर ये लिख सकते हैं ना, ए बी सी में जो ए वाला पोर्शन है उसमें आप ये लिख सकते हैं। देखिए, ए वाले में आप ऐसा लिखिए कि हाइट, हाइट तो नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी लूज बाय बॉल ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन बाय बॉल ए। ए वाले बॉल ने यहां से इतनी हाइट लूज की, जितनी हाइट लूज की मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई। जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है वो कन्वर्ट किस में होती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं mg, और हाइट कितना है? 4.9। देखो मैं क्या कर रहा हूं, जितना पोटेंशियल लूज हुआ यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं ले रहा हूं। आप बात समझिए, यहां पे mg तो हाइट क्या आएगी? 10 मीटर हाइट आएगी ना। तो यहां पे mgh करूंगा, इसका मतलब ये होगा कि अभी आपके बॉल ए के पास यहां पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। मेरे को कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो नहीं फाइंड आउट करना है, कितनी लूज की। तो mg इंटू 4.9 जितना लूज किया, तो ये गया किधर? ये गया 1/2 mv स्क्वायर में गया। m कैंसल कर दो, तो v स्क्वायर का आंसर आएगा 2g इंटू 4.9। g की जगह पे 9.8 ले लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 9.8 इंटू 4.9। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो v का कुछ आंसर आ जाएगा। अगर एक बार आपके पास v का आंसर आ गया, फिर मोमेंटम में क्या दिक्कत है? मोमेंटम ऑफ a इज इक्वल टू मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए। मास तो आपके पास 30 किलोग्राम है, और जो ये वेलोसिटी का आंसर आता है वह आंसर आप इधर लिख देना, तो आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। ये सारी चीजें हमने ए बॉल के लिए की है, यही सारी चीजें बी बॉल के लिए भी करनी होगी। तो बी बॉल के लिए भी हम ये लिख सकते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस बाय बॉल बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन बाय बॉल बी। उसने कितना लूज किया? mg, यहां पे mb बॉडी का लेना होगा, mg इंटू हाइट लूज की 4.9। काइनेटिक एनर्जी मिली कितनी? 1/2 mv स्क्वायर। mm कैंसल, m तो कैंसल ही हो जाता है, तो v स्क्वायर का आंसर अगेन सेम ही आएगा, मतलब v का आंसर भी सेम ही आएगा, लेकिन मोमेंटम का चेंज हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ b इज इक्वल टू मास ऑफ b, और जो वेलोसिटी आती है मतलब कि मास ऑफ b, और ये जो वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी लिखना होगा। हेलो, आपको बात समझ में आ रही है? आप ऐसा करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यहां पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप
कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। फाइनल स्पीड क्या है, यहां पे देखो कि स्पीड v है, इनिशियल स्पीड क्या थी 0, 2, एक्सेलरेशन ग्रेविटी का कितना है 9.8, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4.9। तो आप यहां से भी v का आंसर निकाल सकते हैं, 9.8 इंटू 4.9। पहला बॉडी हो या दूसरा बॉडी हो, वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता है कि वेलोसिटी क्या आएगा। आप इतनी हाइट लूज कर रहे हैं, मतलब दोनों की वेलोसिटी ये हाइट पे तो सेम ही होगी। जरूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट ये हाइट पे सेम टाइम पे आए। पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे 30 किलो वाला है, वो जल्दी आ जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ा लेट आएगा, लेकिन वह पोजीशन पे आएगा, वह लेवल पे आएगा, तब दोनों के पास वेलोसिटी तो सेम ही होनी थी। तो आप ऐसे करके भी निकालिए या तो ऐसे करके भी निकालिए। एक बार वेलोसिटी निकाल लिया, फिर तो मास इंटू वेलोसिटी ही करना है। तो ए वाला पोर्शन कंप्लीट, आप ये लिख लेना किधर भी, इसमें ए वाला पार्ट कंप्लीट हो। दूसरा ये पूछा है कि ग्राउंड से 10 मीटर हाइट जब होती है तब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहां पे होगा क्या, mgh, और हाइट क्या लेनी होगी, ये हाइट लेनी होगी ना 10 मीटर। हेलो, इसका मास, ए वाले का मास, ग्रेविटी और हाइट, तो ये तीनों चीज कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, वो चाहिए तो इसका मास लेना होगा, वो ग्रेविटी लेनी होगी और ये हाइट लेनी होगी। हेलो, मास डिफरेंट है तो दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट आएगी। तो दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट, काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड। यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो कि यहां पे वेलोसिटी मालूम है, हाँ मालूम है ना कितनी, यहां पे क्या वेलोसिटी होगी मालूम है, हाँ मालूम है ना कितनी वेलोसिटी। तो यहाँ पे 1/2 mv² कीजिए, यहाँ पे 1/2 mv² कीजिए। यहाँ पे 1/2 mv² करते वक्त मास ए वाले का लीजिए, यहाँ पे 1/2 mv² करते वक्त मास बी वाले का लीजिए, बात खत्म। तीनों चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, तीनों चीज पूछी है, लेकिन तीनों चीज कब पूछी है, 10 मीटर की हाइट पे पूछा है। तो जाके यहाँ पे 5 मीटर की हाइट कर देंगे तो क्या फर्क होता है, ठीक है, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना। A ball dropped from height h, when it reached the ground its velocity 40 meter per second, height is what। तो जितनी हाइट से वो गिरा तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हुआ, 1/2 mv² में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। मास कैंसल, जी की जगह पे 10 ले लो, जी की जगह पे बोला नहीं है तो 9.8 लो। हाइट क्या लोगे h, 1/2, नीचे गिरते वक्त उसकी स्पीड 40 थी तो 40 का स्क्वायर। सो हाइट का आंसर क्या आएगा, 1/2 इंटू 40 डिवाइड बाई 9.8, ये जो भी आएगा उतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा। हेलो, कोई चीज इसके अंदर कठिन नहीं है, यही चीज आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भी कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मतलब कि कुछ हाइट थी, वह ड्रॉप हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम है कि 40 मीटर पर सेकेंड है। तो आप इसमें v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2ad लगाइए। v² मतलब 40 का स्क्वायर, इनिशियल 0 का स्क्वायर, 2, एक्सेलरेशन की जगह पे g 9.8 ले लो, d की जगह पे हाइट h ले लो, तो यहां से भी सेम ही आंसर आना है। तो आप ये कीजिए या ये कीजिए, दोनों सही है। An object of mass 5 kg is kept at a height 100 meter. What is its potential energy? अगर 100 मीटर पे रख रहे हो तो mgh जितना पोटेंशियल होगा, m की जगह पे 5 ले लो, g की जगह पे 9.8 ले लो और हाइट की जगह पे 100 ले लो, इतना आंसर आएगा पोटेंशियल का, इतना जूल। चलो और कुछ, इफ इट इज ड्रॉप, अगर उसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड।
तो काइनेटिक क्या होगा, तो कि ये पूरा का पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हेलो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है वो इधर आ रहा है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो आंसर है यही आंसर ये है। आप इसका सॉल्यूशन मत दीजिए, देखिएगा इसमें क्या किया गया है, आप यही समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट। तो ये सही फॉर्मूला है। इसमें तो ऐसा कुछ किया है कि इनिशियली काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम। इनिशियली काइनेटिक जीरो रहता है, फाइनल में पोटेंशियल जीरो रहता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ना कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था ये 5000 जूल, mgh करके निकल, पूरा का पूरा ये होगा mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the potential energy of a projectile at its highest point is 3/4 of the value of its initial kinetic energy, therefore its angle of projectile is what? See, actually ये क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड के बाद आप कर सकते हैं या तो 11th के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक आपको मालूम नहीं है। आपको बस एक ही केस मालूम है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं या तो उसको आप फ्री फॉल करवा रहे हैं। लेकिन अगर कोई एंगल पे आप अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसका पाथ क्या आएगा। सपोज ये ग्राउंड है, आपने आपके ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो किया, हेलो, कुछ वेलोसिटी के साथ थ्रो किया और कुछ एंगल बना के थ्रो किया, तो मैक्सिमम हाइट यहां पे आती है, ये बोला जाता है मैक्सिमम हाइट। ये पूरा कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। कहा यह है कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है उसका 3/4 टाइम करोगे तब आपको मैक्सिमम पे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। मतलब कि mg इंटू h क्या होगा, 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो भी इनिशियली है वो, तो 3/4 इनिशियली क्या होगा, 1/2 m v0 का स्क्वायर होगा। यहां पे है mgh, m कैंसल, g इंटू h इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/2 v0 स्क्वायर। आपको पूछा यह है कि एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज व्हाट। तो इसमें तो किधर एंगल तो आ नहीं रहा है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैक्सिमम हाइट h का फॉर्मूला ऐसा है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h की जगह पे ऐसा फॉर्मूला आता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है। तो g की जगह पे g लिख दो, h की जगह पे लिखो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g is equal to 3/8 v0 square। v0 square can be cancel out, g can be cancel out, 2 4s are 8, so ultimately sin square theta is equal to 3/4। स्क्वायर रूट निकालोगे तो sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 साइन कब बताता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा तब। यह ट्रिगोनोमेट्री भी आपको 10th में आता है, पर मैंने आपको बताया हुआ है फाउंडेशन में, 8th में भी बताया, 9th में भी बता रहा हूँ, जब भी कभी यूज होता है तब। तो ये आपको मालूम होगा कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज सी। लेकिन ये क्वेश्चन आप कैंसिल ही कर देना, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला समझ में नहीं आती होगी अभी आपको। तो याद रखना है तो मैंने बता दिया है कैसे करना है, अगर याद नहीं रहता है तो ये कैंसिल कर देना, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं। होमवर्क आप नोट डाउन कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से समझना, बाद में खुद अपने से ही ट्राई करना, किधर भी सॉल्यूशन देख के ऐसा पूरा लिख मत लेना। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। In our next lecture we are going to learn the potential energy due to the
configuration, or you can say that we will solve the application of Spring, right? Jai Hind, Jai Bharat, Astu, thank you.